Started na? That's Vijay, Neil. हाँ सर. Yes, sir. अच्छा देखो सर, ऑडिटिंग का क्लास है। तो ऑडिटिंग के अंदर ना हम लोग अभी इंट्रोडक्टरी लेवल का डिस्कशन थोड़ा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस लेवल में पहुंचेंगे। तो आज का एक न्यू टॉपिक होगा ऑडिट का, इंट्रोडक्शन के बाद। इसमें मैं कुछ नोट्स भी लिखाऊंगा। ऐसे लास्ट दिन में मैंने कुछ केस लॉस का एक आइडिया आप लोगों को दिया था कि किस तरह का केस स्टडीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है। अगर आप नॉलेजेबल होंगे तभी लिख पाओगे, अगर आप नॉलेजेबल नहीं होंगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। अच्छा, आज भी मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा ऐसे वाइज, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग वाइज, एज वेल एज पॉइंट वाइज भी। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ा बताना है, वर्किंग पेपर के बारे में बताना है, ऑडिट एविडेंस के बारे में बताना है, बहुत सारी चीजें बताना है। लेकिन पहले ना थोड़ा आइडिया देते हैं कि ऑडिट करते कैसे हैं, ऑडिट का स्ट्रेटेजी क्या होता है, ऑडिटर जाके किस तरह से ऑडिट का प्लानिंग कैसे करता है। ठीक है, इसका एक पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देता हूँ। ठीक है, फिर जाके मैं आपको बाकी चीज दिखाऊंगा। ठीक है, तो पेन कॉपी रेडी रख लो, पेन एंड कॉपी रेडी रख लो सर। आई थिंक स्क्रीन दोनों तरफ में आपको भी शेयर है ना, और ऑनलाइन में भी शेयर। ठीक है, तो टॉपिक है सर बेसिकली ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये सब इंडिविजुअली भी टॉपिक है और ये क्लास का डिस्कशंस भी है करेंटली। तो ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक भी है, चैप्टर भी है। जैसे बोलो आप ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है, ऑडिट प्लानिंग क्या है। ऐसे मैंने आप लोग देखना, मैंने इससे पहले ना एक ऑडिट के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव लिखा था। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उस ऑडिट ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने ऑडिट प्लानिंग के बारे में लिख के रखा। देखो ऐसे 300 बोल के होगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड इट्स स्कोप। इस पॉइंट के अंदर जो लोगों ने लिख किया था, आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपको अभी तक मैंने बैकअप आपने नहीं दिया। ठीक है, हाँ बोलो सर। बट जिनके पास है ये वाला टॉपिक, उसमें ऑडिट प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी उनको एक थोड़ा सा आइडिया है कि ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। बट आज मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। तो देखो सर, एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है ना, चाहे वो बिग फोर फार्म हो या कोई छोटा मोटा ऑडिट कंपनी माने चार्टर्ड फार्म हो, या फिर ऐसे कॉस्ट फार्म भी जब कोई इंटरनल ऑडिट के लिए भी जाता है, ऑडिट तो ऑडिट होता है, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल। तो एक्सटर्नल ऑडिट को ही नॉर्मली हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। तो जब भी आप ऑडिट करने जाओ तो उसका एक प्लानिंग होना चाहिए। मतलब ऐसे थोड़ी है कि चलो ऑडिट करने बुला रहा है जाते हैं। ऐसे तो ऑडिटर खुद जाके ऑडिट के लिए नहीं बोलते कि भाई आप ऑडिट करवा लो। जिनको ऑडिट करवाना होता है, जैसे हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। अगर आप एक कंपनी चलाते हो तो आपको ऑडिटर से ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपका बिजनेस टर्नओवर पे चलता है, अगर आपका बिजनेस एनुअली 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करता है तो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अगर आपका एक प्रोफेशन है और आपका प्रोफेशन 50 लाख से ऊपर का ग्रॉस रिसिप्ट करता है एनुअली, तो आपको भी ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। तो कंपनी या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। कंपनी होगा तो फाइनेंशियल स्टेटस भी नहीं देखना, कंपनी है तो ऑडिट कर। और अगर दूसरे किसी टाइप का कंपनी बिजनेस है तो फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करके ऑडिट मास्ट हो। अब ऑडिट के ऊपर बेस करके कंपनी का सारा रेपुटेशन डिपेंड करता है, ऑथेंटिकेशन डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का अप्रूवल डिपेंड करता है। सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट के बिना वो कंपनी का सारे के सारे कंप्लायंस रिलेटेड मैटर प्रॉब्लम में आ सकता है ना। प्रॉब्लम है तो फिर वो क्या करेगा, वो ऑडिटर को बुलाएगा, अपॉइंट करेगा। बड़े बड़े कंपनी तो ऑक्शन करवाता है कि कौन हमारे बिजनेस का ऑडिट करेगा। फिर उसमें ऑडिटर क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं, और फिर कितने कम दाम में अच्छा ऑडिट जो करने का वादा करेगा, ऑडिट कंपनी उसको ऑडिट का काम देता है। फिर हम उसे ऑडिट फार्म बोलते हैं ना। क्वेश्चन उठता है कि सर ऑडिट फार्म या ऑडिटिंग बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है तो वो किस तरह से करता है। एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग एन ऑडिट प्लानिंग। ऑडिटर शुड प्लान his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner। माने ऐसा नहीं है
कि आप किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने जा रहे हो एज एन ऑडिटर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए जाओगे। अनलिमिटेड टाइम में आपको भी दिक्कत है, उनको भी दिक्कत है। आपका दिक्कत है कि आप सारा साल भर में क्या एक ही ऑडिट करोगे, आपका पेट कैसे चलेगा। उनका दिक्कत है कि उनको भी एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करके देना है। तो आपको काफी एफिशिएंट मैनर में और टाइमली मैनर में करना, तब जाके एक इफेक्टिव ऑडिट हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई चल रहे हैं कर रहे हैं, समय लगेगा, समय तो लगता है, पर समय का मतलब ये नहीं कि आप एकदम लेते जाओ, ऐसा नहीं। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज जो होता है ना ऑडिटर का, जो सिलेबस का पार्ट ही नहीं, मैंने आपका सिलेबस ही नहीं, इवन ऑडिटर का भी सिलेबस का पार्ट। ऑडिटर बनता है चार्टर्ड करके या सीएमए करके, इंटरनल ऑडिट के केस में। तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, ना तो जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, देखो कितना सारा सब्जेक्ट्स नॉर्मली एक अकाउंटेंट का पढ़ाई में होता है। आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो, आप टैक्सेशन पढ़ते हो, आप लॉ पढ़ते हो, उसमें कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, डिफरेंट काइंड ऑफ, आप फाइनेंस पढ़ते हो, आप जीएसटी जैसे पेपर पढ़ते हो, है ना। ओवरऑल मोटा मोटी इस तरह का कॉस्टिंग पढ़ते हो। इसमें से किसी में भी आपको स्पेसिफिक बिजनेस टाइप का नॉलेज नहीं दिया जाता। जैसे मानो क्लाइंट कोयला का बिजनेस करता है, या क्लाइंट एजुकेशनल फार्म चलाता है, कोचिंग चलाता है, या क्लाइंट इंजीनियरिंग बिजनेस करता है। आपको सीएसईएमए के पढ़ाई में कौन सा बिजनेस का ज्ञान दिया गया है कि भाई बिजनेस क्या कर रहा है या उस बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये तो नहीं बताया गया होगा सर। कि कोल बिजनेस में कैसे पैसा कमाया जाता है, इंजीनियरिंग बिजनेस में कैसे पैसा कमाया जाता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में पैसा कैसे होता है, एजुकेशनल फील्ड में रेवेन्यू सोर्स कैसे हो सकता है, कपड़ा बिजनेस में कैसे हो सकता है, ये सब बोला जाता है क्या सर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा तजुर्बा के साथ। ये जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, ये सारा सब्जेक्ट्स अल्टीमेटली आपको बिजनेस का ज्ञान को खोदने के लिए ही दिया जा रहा है। थ्रू अकाउंटेंसी आप बिजनेस की डिटेल्स, फाइनेंशियल मैटर जान जाओगे। थ्रू टैक्सेशन आप बिजनेस का टैक्स लाइबिलिटी स्टेटस जान जाओगे। इवन बिजनेसमैन का टैक्स लाइबिलिटी जान सकते हो। लॉ के थ्रू से बिजनेस करने का तौर तरीका, फाइनेंस के थ्रू से बिजनेस का पैसा का सोर्स, जीएसटी के थ्रू से गवर्नमेंट के साथ जो टैक्स लाइबिलिटी इनडायरेक्ट लेवल में, कॉस्टिंग के थ्रू से वो किस तरह से कॉस्ट को मेंटेन कर रहा है, मैंने खर्चा को कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका धरोहर है। धरोहर मैंने इसके धरोहर मैंने क्या बोलते हैं, मैंने बेसिकली औजार है, औजार। इसके थ्रू से आप बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा आउटसाइड आइडिया चाहिए भी। जैसे कुछ पुराने जमाने के लोगों को अगर मानो गेमिंग कंपनी को ऑडिट करने भेज दिया जाए, अब उनको पता ही नहीं होता कि ये गेमिंग कंपनी कैसे चलता है, कि गेमिंग का रेवेन्यू कैसे होता है, कितना टाइम गेम खेलने से रेवेन्यू जनरेट होता है, या गेम बेचा कैसे जाता है, गेम बनाने का कॉस्टिंग क्या है। और एक न्यू जनरेशन को मानो किसी राइस मर्चेंट की दुकान में ऑडिट करने भेजा गया, उनको पता ही नहीं ये राइस बनता कैसे है, राइस कहाँ से खरीदा जाता है, राइस का कॉस्टिंग क्या पड़ता है, राइस को एक्सपोर्ट करने में क्या जाता है, क्योंकि वो न्यू जनरेशन से है, उसको ये सबको पता ही नहीं है। तो पॉइंट इज दैट कि सर आप जब तक एक अपना ओवरऑल नॉलेज डेवलप नहीं करोगे ना, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आप लोग शायद नहीं जानते। आपका सिलेबस बियॉन्ड बुक्स है। बुक्स में जो है वो तो है ही, बुक्स के थ्रू से दुनिया को जानो। बुक बस एक जरिया है। मैं क्यों बोला ये सब बातें, क्योंकि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब मेरे को भी फेस करना पड़ा है थोड़ा बहुत। मैं ज्यादा जॉब नहीं किया, बट जो प्रैक्टिसिंग होते हैं ना, उनको तो रियल लाइफ में ही चैलेंज फेस करना पड़ता है। अचानक से आपको एक बिजनेस दे दिया जाएगा, सरकारी हो प्राइवेट हो, आपको जाके क्या करना पड़ेगा, भाई क्या काम करता है ये, क्या बिजनेस करता है, कहाँ से सोर्स करता है रेवेन्यू का, कहाँ से कमा रहा है। अच्छा अगर कमा नहीं रहा है तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं पर प्रॉफिट को कुक किया गया। एग्जाम्पल के रूप में तो आपको ये केस मैं बोलता रहूंगा आपके साथ, ऐसे बहुत सारा केसेस है। नाम है
सत्यम कंप्यूटर्स का, बहुत दिन केस लॉ बोला नहीं, सत्यम स्कैंडल नाम सुने हो? सुन लो, ऑडिट का एक बहुत बड़ा केस लॉ है, किताब के अंदर भी मिलेगा आपको, बट मैं इसको स्पेशली बात कर लेता हूँ। सत्यम कंप्यूटर सर्विस स्कैंडल वाज इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड until 2010. The founder and directors of India-based outsourcing company Satyam Computer Service finalized, falsified the accounts, inflated the share price, stole large sums from the company. Much of this was invested in property. The swindle was discovered in 2008, late 2008, when the Hyderabad property market collapsed, leaving a trail back to Satyam. The scandal was brought to light in 2009 when Chairman Bairaju Ramalingam Raju confessed that the company's accounts has been falsified. कितने का स्कैम था? अप्रॉक्स स्कैंडल है दिखा देता हूँ सर, किसी को दिखे तो बताना मुझे, दिख रहा है कुछ? यहाँ पर होगा, इसका ऑडिटर था पीडब्ल्यूसी, बिग फोर में से ही था। पीडब्ल्यूसी मैंने फॉरेन कंपनी में से, पीडब्ल्यूसी ऑब्वियसली इंडियन, लेकिन वो इंडिया में करता है और सारे के सारे चार्टर्ड इंडियन ही थे बाबा, फॉरेन चार्टर्ड थोड़ी ना आएगा। Raju has been allegedly withdrawing 200 million, $3 million every month for paying these 13,000 non-existent employees. एम्प्लॉय है ही नहीं, सैलरी दिखा रहा है। On 4 November 2011, Supreme Court granted bail to Ramalingam Raju as well as 2 other accused in the scandal. Investigation, उसके बाद जेल हो गया 2011 के बाद 2015। Raju and 9 others were found guilty, collaborating of inflate the company's revenue, falsifying accounts, income tax returns, fabricating invoice। जो इनवॉइस बनता है ना जीएसटी की, जिसका हम लोग इनवॉइस बोलते हैं, इनवॉइस को फैब्रिकेटिंग किया गया, among other findings, and sentenced to 7 years imprisonment on Hyderabad court Kanjumani, and his brother was also fined by court 55 million rupees. तो स्कैंडल का वैल्यू कुछ करोड़, कुछ समथिंग 1000 करोड़ में होगा। मुझे एग्जैक्टली डेटा यहाँ पर क्यों नहीं मिला पता नहीं, यहाँ पर तो होना चाहिए, कहीं तो है सर, दिखाया देखा, स्कैंडल और भी बड़ा है। स्कैंडल का इनिशियल कन्फेशंस, वैल्यूएशंस अगर मिले तो आप लोग थोड़ा ढूंढ सकते हो, स्कैंडल वैल्यूएशंस कितना था, यहाँ पर डेटा मिसिंग है शायद। मिला? इसका शेयर मार्केट में भी था सत्यम 7,800 करोड़ का, मुझे वही मैं बोला ना 1000 करोड़ तो 7,000 समझ रहे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब मानो कि आप ऑडिटर हो, ठीक है, और आपको पता नहीं चला, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप ऑडिटर हो, आपको पता नहीं चला, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना? तो इसीलिए कि भाई बिजनेस क्या करता है, कहाँ से कर रहा है, अगर मानो कि वो फ्रॉड कर रहा है और आपको फ्रॉड समझ में नहीं आ रहा है, तब वो भी तो गड़बड़ वाला बात है। इसमें ऑडिटर लोगों को भी छोड़ा नहीं गया, सबका लाइसेंस छीन लिया। और पीडब्ल्यूसी को इंडिया में 2 साल के लिए ऑडिट के लिए बैन कर दिया गया। 2 साल तक पीडब्ल्यूसी एज ए फर्म, इंटरनेशनल फर्म, इंडिया में कोई ऑडिट का काम नहीं कर सकता। वो चला गया, उसका बैन हट गया अभी 2 साल के लिए पीडब्ल्यूसी को, और जितना चार्टर्ड उसमें इन्वॉल्व था सब गया काम से। वो जो आदर्श बोला ना हाँ तो और क्या, नहीं फाउंडेशन से देना पड़ेगा फिर से ऐसा और भी केसेस है, आगे आगे बताऊंगा।
ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप अगर बिजनेस को ऑडिट करने जा रहे हो तो यू मस्ट हैव नॉलेज कि बिजनेस क्या है, क्या करता है। मतलब इसीलिए ना आप लोगों का नॉलेज लेवल में इतना मैं बार बार फोकस करता हूँ। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स इन द ऑडिट। और जरूरत पड़ने से प्लान बदलना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं जो सोच के आया था वही करूंगा, जब करने आए तो चीजें बदल रहे हैं। देखो, Samir had grasped basic nature of auditing. It was crystal clear to him that the objective of an audit of the financial statement is to express an opinion. Actually, continuations में चल रहा है फर्स्ट चैप्टर से। तो बेसिकली क्या बता रहा है, देखो, समीर had grasped basic nature of auditing. मानो किसी ऑडिटर को ऑडिट का एक बेसिक नेचर पता है। It was crystal clear to him that the objective of an audit of financial statement is to express an opinion on the same, जो आपको मैं लिखाया बार बार। He could easily visualize that a complex process like audit needs to be performed methodically, है ना। मैंने आपको एक मेथड फॉलो करना है। Carrying out an audit ought to be a logical and systematic process leading from one step to another step. Performing a complex process effectively would certainly be involving planning. Planning helps one to achieve desired objectives. Audit should be no different. He was talking to himself. यानी खुद के साथ बात करना और ऑडिट में ज्यादा डिफरेंस नहीं। यानी जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो तो तुम एक्चुअली खुद से भी पूछो क्या ये सही है, अगर मेरे साथ होता तो मैं क्या करता, अगर मेरा केस होता तो मैं क्या करता। Besides, he was pretty sure that there must be timelines in which audits were to be completed for different entities. He remembered his father had held few shares of some blue chip companies. He was able to recall that notice of annual general meeting of these companies used to be delivered at their ancestral home in Rajkot, and those also related to consideration and adoption of audited accounts, linking that he had reasonably concluded that audits were required to be performed in a timely manner. मैंने बात ये करना चाहता है, ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर से ये केस को कंटिन्यू कर रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो समीर है, इनका मानो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, उसका पापा का इन्वेस्टमेंट है। तो जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करके रखता हूँ उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट भी मुझे चाहिए होता है, क्योंकि ऑडिटर क्या कहता है ये शेयर होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के बारे में गलत है तो चांसेस इज वेरी हाई कि वो गलत होगा। अच्छा, मैंने ये भी आप लोगों को लिखाया था कि ऑडिटर जो कह दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है। मानो ऑडिटर ने बोला अच्छा है और आपने पैसा लगाया और शेयर का दाम गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर ने आपका पैसा लूट लिया। समझ रहे सर? लेकिन फिर भी ऑडिटर जो कहता है और ऑडिटर जो बोलता है इस बात पे सबको नजर होता है। इसके बिना ना तो बैंक लोन नहीं देता, इसके बिना शेयर होल्डर पैसा नहीं रखता कंपनी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट होता है। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है सर। Audits were required to be performed in a timely manner. The whole audit process therefore must be properly planned to ensure its effectiveness. He was curious to learn about how planning for an audit, माने बेसिकली उसके मन में चल रहा है क्योंकि वो अभी सीए पढ़ रहा है, तो उसके मन में चल रहा है कि भाई how audit planning actually लिया जाता है and what are the basic elements of planning, what are likely matters to be included therein. He was aware about CA students undergoing article training. Most of the students must go for audit work for different entities as part of their practical training. Yes sir, जब आप लोग भी फॉर्म में जाओगे ऑडिट फॉर्म में आपको करना पड़ेगा। A thought came into his mind, how do students who have freshly joined their article carry out audit work, जो आर्टिकल ट्रेनिंग में जा रहे हैं वो किस तरह से जाके वहां पर काम करें। So there must be some mechanism, some sort of detailed set instruction for carrying out audit. तो नॉर्मली वहां पर आपका जो प्रिंसिपल रहेगा जिनके अंडर पे आप प्रैक्टिस करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एटसेट्रा, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन तो देगा कि भाई ऐसे ऐसे कर। लेकिन आपको अगर नहीं पता ना तो आपको ज्यादा समझ नहीं आए। हो सकता है कि कोई एक बिल दे दिया और आपको बोलेगा कि ये बिल है, ओरिजिनल है, ये कंप्यूटर में लोड किया हुआ है, आप इन दोनों को टैली कराओ बैठे बैठे। आप क्या कर रहे हो, एक बार कंप्यूटर में टिकी मार रहे हो और एक बार ओरिजिनल में टिकी मार रहे हो, तो आपका काम हो जाएगा टिकी टिकी वाला। ये मैच किया टिकी कर दो, ये मैच नहीं किया क्रॉस कर दो, ये मैच नहीं किया टिकी कर दो। इसको बोलते हैं भाउचिंग करना या वेरिफिकेशन करना। इट्स इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बट प्रॉब्लम है कि जब आप ये काम कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप इस चीज में इंटरेस्ट कैरी नहीं कर पाते हो
या फिर आपको उस चीज का नॉलेज ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो, आपको सिर्फ टिकट ही लगेगा। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि भाई एक्चुअली आप एक कंपनी का फाइनेंशियल एक मैकेनिज्म रेडी कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर का सही या गलत का एक फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हो, ट्रू और फेयर व्यू को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपको इस काम को करने में मजा आएगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। सम सॉर्ट ऑफ डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कैरिंग आउट ऑडिट एंड व्हाट इज इट नोन एज इज inquisitive mind was constantly engaged in such kind of questions. He was also anxious to know what would happen to audit plan if some new information comes to light of auditor during course of audit, which was here to unknown to him at the time of planning. मानो प्लानिंग करने के टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं था, अब पता चल गया। जैसे मानो पेटीएम का जो रिसेंटली हुआ है, अब इसमें भी आईसीआई का नोटिस रिपोर्ट आने वाला है। पेटीएम में सच में कितना प्रॉब्लम है, बाइजूस के बारे में तो ऑलरेडी पता चल रहा है, आपको बोला था ना लास्ट दिन। सर बाइजूस क्या बंद हो जाएगा? बंद बने बाइजूस के बारे में इतना तो पता चला कि मैंने उसका अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत फ्रॉड का प्रॉब्लम आया सर। ग्रॉस नेग्लिजेंस बाय बाइजूस ऑडिटर फाउंड पेटीएम टू अंडरगो स्क्रूटनी नेक्स्ट। अब आईसीआई प्रेसिडेंट ने 3 दिन पहले बोला फाउंड ग्रॉस नेग्लिजेंस इन बाइजूस ऑडिटर्स। आईसीआई प्रेसिडेंट बाइजूस के ऑडिटर ने भी नेग्लिजेंस को देखा। ICAI discovers gross negligence in Byju's auditing process. Paytm is next in line. अब पेटीएम के बारे में, ठीक है, बाइजूस का तो ऑलरेडी बोल दिया कि प्रॉब्लम था, इवन उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस उठा है। ठीक है, अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी प्रूव करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशंस बन रहा है नहीं बन रहा है। बाइजूस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाइजूस अभी वापस खड़ा हो पाएगा कि नहीं, मेरे सीरियसली बड़ा डाउट है। Paytm issues may be reviewed. Scrutiny on Byju's progressing well. 3 हफ्ता पहले तो इस तरह का न्यूज आपको मिलेगा। तो आईसीआई क्या कर रहा है प्लीज खबर रखा करें सर, ठीक है, मेरे को अपडेट देना, इतना तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता। अच्छा आगे देखो। He was also anxious to know what would happen to audit plan if some informations come to light of auditor. जैसे पेटीएम के बारे में आरबीआई क्या सोच रहा है इसके बारे में पता नहीं था जब आप ऑडिट में ज्वाइन किए। रिसेंटली पेटीएम का शेयर में क्या हुआ पता है ना, पता है ना, पेटीएम का शेयर का दाम 700 650 से 700 से गिर के अभी 350 400 तक आ गया आज। हाँ 386। पैसा लगाता है क्या स्टॉक मार्केट में? खबर रखता है, होना चाहिए। 389 आज उठा है थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि 2-3 महीना पहले, 2 महीना हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ 761 समथिंग चल रहा था जनवरी में, उसके बाद लगातार धीरे धीरे गिरते गिरते अभी 389 में आके रुका है इसका। अब क्वेश्चन उठेगा, कुछ क्वेश्चन का जवाब मिला है बेसिक इन्वेस्टिगेशन से सेबी का, बट अभी फाइनेंशियल डिटेल्स अगर चेक करना है तो जब तक ये ऑडिटर नहीं बोलेगा समझ में नहीं है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडिटर है अगर उसने गलती किया है तो उसके बारे में भी आईसीआई इन्वेस्टिगेशन करके पता भी निकालेगा, है ना। तो पेटीएम के बारे में ये जो आरबीआई का रिपोर्ट था, ये ऑडिट लेने से पहले मानो ऑडिटर को पता नहीं, तो अगर आपको ऑडिट करते करते पता चला तो तब आपका प्लानिंग चेंज हो सकता है ना। तो कैन इट बी चेंज्ड एज ऑडिट प्रोग्रेस? अनदर क्वेश्चन रेंजिंग इन माइंड वाज whether all such informations was necessary to be put in writing by the auditor. क्या सारा इन्फॉर्मेशन को उसको राइटिंग में पुट करना पड़ेगा? तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारा चीज बात उठ रहा है सर। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चीज को ऑडिट प्लानिंग कहते हैं, जो इसे 300 में बोला है, ये मैंने भी लिखा के रखा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के अंदर। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. It states that the objective of auditor is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner. Now a big question, why planning and audit is necessary और उसका बेनिफिट क्या है? मैं थोड़ा सा बात को समझाता हूँ कि ऑडिट का प्लानिंग करना नेसेसिटी क्यों है और इसका बेनिफिट क्या है। तो आप कैसे जवाब दोगे इस तरह का क्वेश्चन? देखो एकदम लॉजिकली जवाब देना है, वो थियोरेटिकली बस लिख के आ जाओगे पेज भर के, पेज भरने का मैटर होता नहीं इधर।
2 पेज लिखने से 5 नंबर मिलेगा, 1 पेज लिखने से 2 नंबर मिलेगा। ये स्कूल कॉलेज लेवल का खेल इधर एकदम नहीं चलता। प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट्स इफेक्टिवली इन अ टाइमली मैनर, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था। बिसाइड्स एंश्योरिंग कंप्लायंस विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। कंप्लायंस माने कंपनी को टाइम पे जो जो चीजें फाइल करना था, जो जो रिपोर्ट फाइल करना था, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर बिजनेस एक्ट, जो भी एक्ट कंपनी में लागू होता है, क्या कंपनी ने सारा चीज फाइल किया? जैसे पेटीएम ने कंप्लायंस फाइल नहीं किया एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से पेटीएम को जो जो कंप्लायंस फाइल करना चाहिए था वो कंप्लायंस नहीं किया, तभी आरबीआई ने उसके पीछे बैम्बू किया। वही बात कर रहे हैं, विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स it helps in performing audit engagement effectively. Adequate planning benefits the audit of financial statement in several ways, including helping the auditor to devote appropriate attention to important areas of audit, helping the auditor identify and resolve potential problem on a timely basis, helping the auditor properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner, assisting in the selection of engagement team members with appropriate levels of capabilities and competence to respond to anticipated risk and the proper assignment of work to them. माने अगर आपके पास प्रॉपर टीम रहेगा, प्रॉपर प्लानिंग रहेगा, तो प्रॉपर टीम भी हो। टीम के अंदर किसका क्या एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज के हिसाब से, उसके कॉम्पिटेंस के हिसाब से आप टीम मेंबर में काम को असाइन कर सकते हो। मानो ऑफिस में ऑडिट में जो काम है उसमें फाइनेंशियल एरिया जो है उसमें भी कोई कोई फाइनेंशियल एक्सपर्टीज भी लोगों का अलग अलग केस में अलग अलग, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कोई अच्छा अकाउंट्स के काम करते हैं, कोई मानो अच्छा टैक्सेशन कर लेते हैं, कोई मानो अच्छा लॉ का काम समझ सकते हैं, मानो टीम में कोई कंपनी सेक्रेटरी है, मानो टीम में कोई नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड का भी है, लाइक इंजीनियर्स है, लाइक माइन इंजीनियर्स है। तो जो भी काम है आपको अकॉर्डिंगली उसको प्लान करना पड़ेगा, भाई टीम पे कौन कौन चाहिए, हम किस कंपनी का काम करने जा रहे हैं, तो हमको हर चीज का डिटेलीकरण मिलेगा कि भाई इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम तो देखो भाई, प्रॉब्लम होगा ये जान के कोई नहीं जाता, बट ऑडिट करके अगर बाद में पता चला कि प्रॉब्लम था पर हमने प्रॉब्लम को पता नहीं कर पाया, तो ये प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि तब आरोप तो ऑडिटर पे लगेगा ना। माने एक गलत चीज को आप सही नहीं बोल सकते। अकाउंट्स में गलती हुआ है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में गलती हुआ है और आप रिपोर्ट दे रहे हो क्लियर, ये तो सही बात नहीं है ना। जब सत्यम स्कैंडल में 7,800 करोड़ का घोटाला ना होता, नीरव मोदी, फिर गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी पंजाब नेशनल बैंक, जितना भी स्कैंडल्स रिसेंट ट्रेंड में देखने को मिला है, इवन बाइजूस का भी जो सिचुएशन हुआ है, अब पेटीएम का देखो क्या होता है, पता चलेगा। तो जो भी स्कैम हो, पहले प्रॉब्लम आवाज उठता है, फिर आवाज उठेगा तो उसमें खोजबीन चलेगा। अब टाइम पे अगर रोक दिया जाए तो स्कैंडल होने से बच जाएगा। जैसे पेटीएम के ऊपर एक आरोप लगा है कि भाई एक ही अकाउंट से एक आधार कार्ड से 50 अकाउंट खोला गया है। क्यों? एक आधार कार्ड से क्यों 50 अकाउंट्स खोले? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है ना। तो वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम इशू हो सकती है, एराइज हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम को होने से पहले रोकना पड़ेगा। ऑडिटर का काम ऐसा नहीं है कि वो जाके प्रॉब्लम को रोके, इसलिए कोई ऑडिट नहीं करता। ऑडिटर का काम सिंपल इतना होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट सही है कि नहीं है ये बताना। ये बात मैं बार बार लिखा है। लेकिन अगर आपको कहीं पर लगता है कि फ्रॉड हो सकता है, एरर हो सकता है, तो अपना ऑडिटिंग को बढ़ाओ और अपनी रिपोर्ट को सारा फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज को बताओ कि भाई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम लगा, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम लगा। बाकी सरकार देख लेगा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के हेड है, बॉडी ऑफ काउंसिल्स है, वो लोग देख लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो facilitating the directions and supervisions of engagement team members and the review of their work, assigning where applicable in coordinations of work done by others such as experts। मैं बोला ना नहीं, experts मैंने मानो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बाहर के लोग, जहां जरूरत पड़ेगा आप वहां पर उनको ले सकते हो। Therefore, planning and audit ensure that audit risk is reduced to an acceptable low level। यानी अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपका ऑडिट का जो रिस्क है गलत रिपोर्ट आने का या गलत रिपोर्ट बताने का, वो लो हो जाएगा। So when audit work is adequately and properly planned, it reduces the risk of inappropriate opinion of the
ऑडिटर। बेसिक बात यही है, एक ऑडिटर का ओपिनियन ही मायने रखता है। एक ऑडिटर का ओपिनियन ही मायने रखता है, बाकी कुछ नहीं। ऑडिटर का ओपिनियन ही सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे एक लॉयर का जैसे ओपिनियन मायने रखता है ना, अगर कोई लॉयर किसी को चोर साबित कर देता है तो दुनिया उसको चोर ही मानता है ना, और कुछ करने का जरूरत पड़ता है, इतना काफी होता है भाई। अगर एक ऑडिटर एक कंपनी का रिपोर्ट को गलत बताता है तो दुनिया उसको गलत ही मानता है। तो यहाँ पर देखो पूरा शॉर्ट में इतना सारा पॉइंट को सिंप्लीफाई कर दिया। अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज and benefits of planning, appropriate attention to important areas, identify and resolve potential problems, efficient and effective audit, selection of team members, directions and supervisions of team and review of work, coordination with other auditors and experts, etc. इसमें और भी पॉइंट्स है, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। आगे केस स्टडीज के साथ में मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग प्रोसेस। बट एक काम करो, जैसे कि हम लोग समरी नोट्स जो लिख रहे थे उसका लिखना बंद नहीं होना चाहिए। चलो फिर आगे आता हूँ, प्लानिंग एक्टिविटी वगैरह सब डिस्कस करो। बट मेन चीज़ों के ऊपर अगर आपका एक बार आइडिया बस बैठ जाए ना, फिर मेरे लिए भी आपको समझाना बहुत ईजी। अभिजीत, दर्श, नील, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो लास्ट दिन मैंने आपको ना एक केस लॉ लिखा के 2 केस करा के छोड़ा था। कुछ पॉइंट्स और हैं इसीलिए सर पॉइंट कहता है, पैरा या .6 बोल के लिखो क्योंकि जो चल रहा था उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। डिफाइन स्कोप ऑफ ऑडिट, define scope of audit and what are its factors, what are its factors। ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको सारा बात जो मैं आपको इधर उधर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये सब समरीटिकली आपको एकदम लिखा देता हूँ। स्कोप ऑफ ऑडिट, इसको लिखिए सिंपल भाषा में। Scope of audit may be defined as work to be conducted by an auditor। यानी एक ऑडिटर क्या करेगा जाके, है ना। एक ऑडिटर ऑडिट कंपनी में जाके क्या करे, उसी चीज को उसका स्कोप बोला जा सकता है। स्कोप ऑफ ऑडिट मे बी डिफाइन एज वर्क टू बी कंडक्टेड बाय एन ऑडिटर, ठीक है। जो कि आपको मैं अलग अलग बात कर रहा था तब से स्टार्टिंग से। तो फॉलोइंग आर इट्स 3 फैक्टर्स, आर इट्स 3 फैक्टर्स। इसका मेन 3 फैक्टर्स हैं, जैसे कि ए टर्म्स ऑफ audit engagement between auditor and its client, आगे आगे मैं आपको बताता हूँ कि एंगेजमेंट कैसे होता है। फिर एंगेजमेंट माने शादी, हाँ सर कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ऑडिटर के साथ उसके क्लाइंट का
एंगेजमेंट होता है। कौन किस पे एंगेज करता है? क्लाइंट माने कंपनी ऑडिटर को एंगेज करता है कुछ पर्टिकुलर पर्पस पे, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो नॉर्मली होता ही है, स्पेशल काइंड ऑफ ऑडिट भी होता है, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ ऑडिट होता है, कॉस्ट काइंड ऑफ ऑडिट होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, ठीक है। अब जो भी काइंड ऑफ ऑडिट होगा उसके लिए एंगेजमेंट होगा। अब जो एंगेजमेंट में लिखा रहता है एक ऑडिटर वही ना करेगा, ज्यादा क्यों करेगा, है ना। मानो क्लाइंट ने बोला भाई हमारा ये चेक करना है रिपोर्ट देना है, तो जितना बोलेगा उतना ही चेक करके रिपोर्ट देगा। अब मानो कि कोई पर्टिकुलर मैटर में एंगेजमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के लिए कंपनी के ऊपर कंप्लायंस में बोला गया कि आपको ये रिपोर्ट देना पड़ेगा पर कंपनी नहीं दिया, तो कंपनी का प्रॉब्लम, ऑडिटर का दोष नहीं है। बात समझ में आए? मैंने ऑडिटर को जो काम के लिए कंपनी एंगेज कर रहा है ऑडिटर वो करेगा, जो जिस चीज के लिए एंगेजमेंट नहीं कर रहा है वो काम नहीं करेगा। मानो सिंपल बोला है कि मेरा सिर्फ टर्नओवर के ऊपर आप ऑडिट करके सेल्स का डेटा देखिए, ठीक है, प्रोडक्शन में क्या हुआ है, मार्केटिंग में क्या हुआ है, इतना सारा चीज में वो नहीं करेगा। स्पेसिफिक रोल अगर होगा तो स्पेसिफिक करना पड़ेगा। लेकिन मानो बाद में कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लगता है कि भाई कंपनी ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तब ऑडिटर यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एंगेजमेंट क्या हुआ था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो उसका स्कोप है। इसलिए टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड इट्स क्लाइंट उसका स्कोप को निर्धारित करता है। प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI माने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर या ऑडिट के ऊपर जो जो चीज बोला है उसको फॉलो करना है, उसका स्कोप है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन माने लॉ, माने सिंपल बात है सर, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट can never overwrite ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, and law। माने एक बिजनेसमैन या एक कंपनी एक ऑडिटर को ऐसा कोई भी काम के लिए एंगेज ना तो कंपनी कर सकता है और ना ही ऑडिटर एंगेजमेंट ले सकता है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रोनाउंसमेंट के बाहर हो या फिर देश का जो नियम है उसके ऊपर। जैसे मानो बिजनेस में नॉर्मली कंपनीज एक्ट लगता है, बिजनेस लॉ लगता है, इंडस्ट्रियल लॉ लगता है, लेबर लॉ लगता है। स्पेशली अगर मैं कंपनीज एक्ट का बात, कंपनीज एक्ट के साथ बहुत जोर का कनेक्शन है। तो कंपनीज एक्ट अगर किसी पॉइंट में ओवरराइट होता है कि भाई ये काम करने से कंपनीज एक्ट ओवरराइट हो जाएगा, तो वो एंगेजमेंट हो ही नहीं सकता। माने आप लॉ को तोड़ के ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड का जो प्रोनाउंसमेंट है, जो स्टैंडर्ड्स है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको भी आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है। मैंने मन मर्जी नहीं चलेगा, आपका एक स्कोप है, आपको स्कोप के अंदर ही रहना पड़ेगा। बस यही है सिंपल तरीके से स्कोप ऑफ ऑडिट एंड इट्स फैक्टर्स, ठीक है। अब आगे आगे और भी केस स्टडीज क्वेश्चन के थ्रू से आपको मैटर समझ में आ जाता है, बट बेसिक तरीके से अगर याद करना है तो ये सिंपल तरीका है, ठीक है। मतलब समझाने में अभी मैं काम कर रहा हूँ ऑडिट को, कुछ सिंपल पॉइंट्स पे मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊं, ठीक है। सिंपल ऐसे 230 ऐसे देखो, ऑडिट को अगर ऐसे देखा जाए तो ऑडिट थोड़ा सा क्रिटिकल, स्पेशली चार्टर्ड लेवल में तो ऑडिट का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है। CMA लेवल में क्वेश्चन लिटिल बिट लेस ट्रिकी होता है, बट फिर भी कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन का मान बढ़ा देता है ये लोग, बट लिटिल बिट लेस ट्रिकी। बट CA लेवल में ऑडिट का क्वेश्चन का जो लेवल है वो ट्रिकी होता है, यानी वो ऐसा घुमा के सवाल करेगा, आपको लगेगा भाई क्या पूछ रहे हैं,
लेकिन शायद उसका जवाब सिंपल होगा, सीधा हो, बट आप ज्यादा पढ़ लिए ना, आप घूम गए। यानी बोलना होगा वही, शायद आपको बस सिंपल यही बोलना है कि स्कोप ऑफ ऑडिट का ही जवाब देना है, बट आपको इतना घुमाएगा कि ये हुआ है वो हुआ है, तो ऑडिटर का क्या दे दिया। अब आप चिंता में पड़ गए भाई क्या लिखे, लेकिन शायद लिखना होगा 4 लाइन। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन डील करूंगा तो बता दो। जैसे आपको एक छोटा सा चीज आपको याद दिलाता हूं। जैसे मैं आपको आज स्टार्टिंग में, जब जैसे मैंने ऑडिट प्लानिंग के बारे में बात करना स्टार्ट किया, या फिर जब मैंने ये यहाँ पर स्टार्टिंग में एक केस स्टडीज था ना, ये जो यहाँ पर एक समीर का एक केस स्टडीज की, उसने क्यों ऑडिट के बारे में पढ़ने के लिए सोच रहा है, क्यों उसको ऑडिट पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपने वो जो मैंने ऑलरेडी पहला 2-3 क्लास में जो चीज दिखा दिया, अगर आप उस चीज को जान गए हो, तो फिर आपके लिए ये पढ़ के समझना कितना आसान नहीं हो गया, है ना। लेकिन अगर आप सिंपल इस चीज को पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई क्या है कि ये पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है नहीं जानना चाहता है, क्या कहना क्या चाह रहा है। आप इसी चीज में मेरे भवंडर की तरह घूमते रहोगे। केस स्टडीज है, मैंने बोला भी एक बंदा ऑडिट करना चाहता है नहीं चाहता है भाई, लेकिन आपको सिंपल बात पता होना चाहिए कि ऑडिट में मेन मेन बात क्या है। और मेरा करेंट फोकस बेसिकली उसी चीज पे। एक ऐसे हैं जो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पे बात करते हैं, देखिए जरा। डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू preparations and preservation of audit working paper। यानी आप जो ऑडिट करने जा रहे हो भाई, उसका जो भी आपका पेपर वर्क होता है, उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, उसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एज वेल एज प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशंस एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स, इसमें लिखिए following are the 3 reasons or importance of documentation। डॉक्यूमेंटेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक, it helps in future reference of for article and for article and assistance। It helps in future reference for article and assistance। मानो नॉर्मली आप लगातार 4-5 साल किसी एक कंपनी का ऑडिट करे जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मली 5 साल तक तो कर ही सकते हो। उसका भी एक रूल है, बताऊंगा कि कब तक एक कंपनी। आर्टिकल सर, आर्टिकल असिस्टेंस, ये कौन सा आर्टिकल है बोलो तो, वो जो आर्टिकलशिप होता है ना, उस आर्टिकलशिप का आर्टिकलशिप होता है ना, जो कंपनी में आप फार्म में आप काम कर रहे हो, तो अगर मानो आपका फार्म किसी फार्म का ऑडिट कर रहा है, तो उसका प्रिंसिपल या पहले का जो बैच है, उसने जिस तरह का डेटा ऑलरेडी कंपनी से निकाल के रखा था, आप सेकेंड टाइम जा रहे हो, सेकेंड ईयर जा रहे हो, तो आपके पास अगर पुराना साल का डेटाबेस रहता है, तो आपके लिए सुविधा नहीं हो जाएगा काम करना, है ना। तो वही चीज, तो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन होता है, तो ये आर्टिकल असिस्टेंस को काफी हेल्प करता है रेफरेंस के लिए, है ना। बात समझ में है, सिंपल है सर, ये सब लॉजिकल आंसर है, कोई थ्योरेटिकल रट्टा लगाने वाला चीज नहीं है। समझा, पहले समझो फिर समझ के लिखो। इट हेल्प्स इन लीगल रेफरेंस। कल अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई लीगल प्रॉब्लम आता है,
तो अगर ऑडिटर ने कोई डॉक्यूमेंटेशन करके रखा था तो वो लीगल रेफरेंस हो जाएगा कि देखिए मेरा लास्ट ईयर ऑडिटर रिपोर्ट देखिए, ऑडिटर ने मेरे को ये बताया था और आप मेरे को गलत बता रहे हो। अगर कभी आपके ऊपर में कोई केस आता है तो आपका लीगल रेफरेंस बनेगा, या फिर अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस नहीं बन रहा था लेकिन किसी ने PIL फाइल किया, आप बोल रहे हो कि आप गलत नहीं हो, फिर आपका रिपोर्ट बोल रहे हो आप गलत हो, तो ये सब लीगल रेफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट में काम कर सकते। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑडिट प्लानिंग, जो आपको मैं आज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा हमें, मतलब प्रॉपरली, ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग भी हो पाएगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने से प्लानिंग भी प्रॉपर, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ तो प्लानिंग में गड़बड़। नेक्स्ट उसी में चल रहा है वर्किंग पेपर्स, लिखो जरा, आर प्रिजर्व इन following two types of audit files. ऑडिट का दो तरह का फाइल होता है सर, ठीक है, तो जो भी आप काम करोगे उसको दो तरह का फाइल में आप जमा कर सकते हो। एक होता है परमानेंट और एक होता है करेंट। परमानेंट ऑडिट फाइल, इसे पैफ कहते हैं शॉर्ट, और एक होता है कैफ, करेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल या करेंट ऑडिट फाइल, पैफ कैफ जस्ट एक नामकरण है, कोई ओरिजिनल बात नहीं। ना क्वेश्चन उठता है सिर्फ पैफ में क्या रहता है और कैफ में क्या रहता है, तो लिखो पैफ रिकॉर्ड्स नॉन रिकरिंग ऑडिट मैटर्स। which generally does not change year to year. For example, MOA, MOA माने, MOA माने क्या, मोए मोए आजकल वो चलता है ना, इसका तो मोए मोए हो गया। MOA माने ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA माने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज। Point 4, significant audit observations. Significant ratios and trends. Significant ratios and trends. रेशियो माने फाइनेंशियल रेशियोज, हाँ, तो सोचे कौन सा रेशियो है बाबा, फाइनेंशियल रेशियोज, एसेट लायबिलिटी एटसेट्रा। रेशियो चैप्टर पढ़ोगे, मैं कराऊंगा फाइनेंस में, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रेशियोज एंड ट्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स रोज रोज नहीं बदलता। कंपनी का MOA, कंपनी का AOA, कंपनी का अकाउंट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी इन द सेंस अगर कंपनी डिप्रिसिएशन फॉलो करता है तो SLM फॉलो करता है कि WDV फॉलो करता है। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी एक साल SLM फॉलो कर लिया दूसरे साल WDV फॉलो कर,
इस तरह से तो पूरा एसेट का वैल्यूएशन पूरा एकदम, है ना, पूरा चिथड़ा उड़ जाएगा, है ना। तुम एक बार एसएलए फॉलो करोगे, एक बार डब्ल्यूटीपी फॉलो करोगे, आपका एसेट वैल्यूएशन तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर। तो आपका बिजनेस टाइप के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट आपको सजेस्ट करता है कि आपको डब्ल्यूटीपी फॉलो करना चाहिए कि एसएलए फॉलो करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बताते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। ठीक है, ये फर्दर मैटर है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जो भी पॉलिसी फॉलो करना है आप उसको कंटिन्यू करिए, और ये रोज रोज नहीं बदले। ऐसा नहीं कि हर साल बदल गया, या फिर जैसे मानो तुम स्टॉक मेंटेन करते हो, तो स्टॉक मेंटेन या तो तुम फीफो करोगे, या तो लीफो करोगे, या तो वेटेड एवरेज करके करोगे। तो जो भी आपके लिए एक बेहतर कंडीशंस रहेगा आपके बिजनेस के हिसाब से, वो एज पर सिचुएशंस होता है, किसको फीफो मेंटेन करना चाहिए, किसको लीफो मेंटेन करना चाहिए, किसको वेटेड एवरेज करना चाहिए, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपका ये सब पॉलिसी थोड़ी ना रोज रोज बदल जाएगा, है ना। तो जो चीजें रोज रोज नहीं बदलते उसे हम लोग पैप में रखते हैं, और जो चीजें कभी कभी मोटा मोटी रेगुलर बदल सकता है उसे कैप में रखेंगे। तो लिखो कैफ रिकॉर्ड्स रिकरिंग ऑडिट मैटर्स। कैफ क्या रिकॉर्ड करता है? रिकरिंग ऑडिट मैटर। रिकरिंग माने जो बार बार री ऑकर होता है, रिकरिंग माने री ऑकरिंग इज कॉल्ड रिकरिंग। ठीक है, पहले ऑकर हुआ था फिर ऑकर होगा। जैसे कि रिजल्ट्स ऑफ हाउचिंग। ऑडिट का दो प्रोसेस रहता है सब्सटेंटिव में, हाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अगर आप बिजनेस कर में ऑडिट करने जाओगे तो जब आप बिल वगैरह चेक करते हो ना, वाउचिंग किस चीज का होता है ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्लास में लिखा है ऑडिट का। मैंने जिस दिन स्टार्टिंग क्लास मैंने जिस दिन में ऑडिट का नोट्स लिखाना स्टार्ट किया, उसमें भाउचिंग में मैंने लिखाया कि भाउचिंग किसका होता है, सेल का, परचेज का, इसका भाउचिंग होता है। वेरिफिकेशन किसका होता है, एसेट्स का। एसेट वेरीफाई हो सकता है और सेल हुआ है कि नहीं वो भाउच करना पड़ता है, भाउचर चेक होता है ना। सेल भाउचर से परचेज भाउचर होता है, भाउच करना पड़ता है, इसलिए नाम है भाउचिंग। और एसेट के केस में जमीन है कि जायदाद है कि नहीं, बिल्डिंग है कि नहीं, पेपर्स होता है, तो उसको पेपर्स के साथ वेरीफाई करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई ये मेरा बिल्डिंग है तो क्या बिल्डिंग तुम्हारा हो गया? नहीं नहीं, मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का पेपर्स होगा, तो पेपर से वेरीफाई करो। बात समझ में आ रहा है? तो रिजल्ट्स ऑफ भाउचिंग, रिजल्ट्स ऑफ वेरिफिकेशंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट कम्युनिकेशन विथ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स माने देखो भाई, चार्टर्ड ऑडिट फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में ऑब्वियसली चार्टर्ड वगैरह एक्सपर्ट्स होते हैं। फाइनेंशियल लेवल, सीएमए लेवल में ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स यहाँ पर हम लोग नॉर्मली उनको मानते हैं जो फाइनेंशियल फील्ड के नहीं होते। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बाकी दूसरे फील्ड के लोगों के साथ, सपोज लॉयर, सपोज इंजीनियर्स, इनके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है उस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके, उनको कम्युनिकेशन विद एक्सपर्ट्स माना जाए। जैसे मानो तुमको एक कोल फील्ड ऑडिट करने के लिए भेजा गया, स्टॉक ऑडिट करने के लिए भेजा गया। अब मुझे बताओ
कोल इंडिया लिमिटेड का ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर। कोल इंडिया क्या करता है? कोल इंडिया मोटा मोटी हमारे देश में जितना कोयला का सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस चीज को बेसिकली कोल इंडिया देखता है। और कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सर हमारे देश का। कोल में घोटाला भी बहुत हुआ है। कोल के ऊपर बेस करके क्या बोलते हैं उसको डॉनगिरी। वो जो डॉनगिरी मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये रानीगंज साइड में, ठीक है, रानीगंज धानबाद एरिया में दादागिरी नहीं करता है कोल को लेके। कोल माफिया नहीं जानते? डीपली नहीं पता। धनबाद एरिया में, झारखंड में धनबाद तो आता है ना, धनबाद रानीगंज सब एक ही एरिया है, कनेक्टेड कोलियारी एरिया है। तो धनबाद रानीगंज ये सब एरिया में जो कोली एरिया है ना सर, रानीगंज कोल माइन, कोलफील्ड, ये देखो सर कोलफील्ड देखने में कुछ ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। ऐसे कभी अगर आप आसनसोल क्रॉस करते हो ना थ्रू ट्रेन घर जाने के टाइम पे, साइड में दिखता है। आसनसोल को क्रॉस करना, आसनसोल क्रॉस करके रानीगंज का एरिया आता है, उसके बाद दिखता है, माने कोलफील्ड एरिया है बोल के वो दिखता है, दूर से दिखता है। थोड़ा नॉलेज रहने से समझ में आता है। जैसे अगर आपको नेचर का पता हो तो आप पता कर लोगे कि भाई क्या है वो वहां पर गाड़ी है, आप देखोगे ऐसे अंदर दूर दूर में ना आपको ऐसे दिखेगा कि भाई गाड़ी घूम रहा है, उसके ऊपर से छोटा छोटा ट्रक चल रहा है, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप मानो कि आपको एज एन ऑडिटर भेजा गया है, भाई जाओ कोल माइंस का ऑडिट करके आओ, स्टॉक ऑडिट कि कितना कोल है। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आप इस कोल को देख के, इस कोल का चट्टान को देख के बोल सकते हो इसमें कितना कोल है? आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो, बट आप इसके बारे में क्या जानते हो कि इसमें कितना कोल है? अच्छा मानो कि आप बोलो कि वजन करो, मैं समझ जाऊँ, लेकिन इसमें कितना एक्चुअल में काम में आएगा, कितना इसका बेकार जाएगा, या फिर ये तो फिर भी निकला हुआ है माइन के अंदर जाके, ये जो यहाँ पर जो है इसमें कितना मिट्टी है कितना कोल है, आपको क्या पता? हाँ सर। हाँ इसमें ना मेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो बेसिकली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। ये देखो, देख पा रहे सर? अच्छा इमेज निकाला तुमने, मतलब मैं समझ नहीं पाया था कि ये माइंस के अंदर है, ठीक है। तो और ऊपर से इसके अंदर कितना कोल होगा तुम ऐसे देख के तो नहीं समझ सकते ना, मतलब ये चट्टान कितना डेप्थ में है, उसका एरिया कितना है, विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, फिर उससे तुम बता सकते हो कि इसमें इतना अप्रोक्सीमेट इतना कोल हो सकता है। फिर जाके उसका एसेट का वैल्यूएशन होगा, है ना, कि भाई ये इतना एसेट का वैल्यूएशन है, फिर वही एसेट तुम्हारे बैलेंस शीट में पुट होगा, है ना। और फिर जाके ऑडिटर उस पर अप्रूवल करेगा। बात समझ में आ रहा है सर? बस यही तो है, समझने वाला बात। अब पढ़ा करो सर, ये सर क्या लिखा है, ये कोल इंडिया का रिपोर्ट में क्या लिखा है सर, क्यों पढ़े? अरे सर अब क्या बताओ, अगर कोई पढ़ना नहीं चाहेगा मैं जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। ये देखो, as at March 31st March 2023 the company held invested with a carrying amount of rupees 4,269 crore and 4,567 crore in Eastern Coalfield Limited and Bharat Coking Coal Limited respectively wholly owned subsidiaries। मतलब ये कंपनी का सारा डिटेल्स है, और इसमें कहाँ कितना कोल है इसका, किस मतलब कोल फील्ड एरिया में ये किस तरह से काम करता है, माइनिंग करता है कि नहीं करता है, पढ़ने से पता चलेगा। कंपनी एक्ट फॉलो कर रही है, ये देखो, the company's board directors is responsible in the matters of section 134 subsection 5 of Companies Act 2013 in this act
बोला ना आपको, एक्ट फॉलो करना पड़ता है, एक्ट के बाहर जाके ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है ना, तो प्लीज जाओ और गो थ्रू करो। सर समझ में नहीं आएगा, नहीं आने दो, बोरिंग बातें हैं पर पढ़ा करो, जितना समझ आता है पढ़ो। बट आपको मैं इतना चीज बोल सकता हूँ कि अगर आप ये सब पढ़ने का आदत डालोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस लेवल का धीरे धीरे नॉलेज गेन कर सकते। चलो नेक्स्ट, the result of vouching, results of verifications, communications with experts, communications with other auditors, हाँ कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी का ऑडिट एक अकेला कंपनी नहीं कर सकता, तो ऑडिट कंपनी कंपनी क्या करता है, एक साथ दो दो ऑडिट कंपनीज को ऑडिट करने का मौका देता है, क्योंकि बड़ा ऑडिट है, टाइम कम है, तो अलग अलग ऑफ कंपनी को देता है। तो अगर मानो आप कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी में आ गया, केस स्टडीज लिखाऊंगा कि आप एक ऑडिट फर्म से हो, दूसरा कोई है दूसरा ऑडिट फर्म से है, तो फिर दोनों ऑडिट फर्म अलग अलग कर से कर, लेकिन एक के साथ दूसरे का कम्युनिकेशन होना चाहिए सर, लेकिन दोनों तो अलग अलग ओपिनियन देगा, हाँ दे सकता है, ठीक है, मिलके भी दे सकता है, हाँ मिलके भी दे सकता है। मैं आगे बताता हूँ कि जब दो एक साथ ऑडिट कंपनी काम करेगा तो क्या होगा। रिजल्ट्स ऑफ द रेशियोज, ये जो फाइनेंशियल रेशियोज है, ये नॉर्मली रोज रोज तो बदलता नहीं है, मैंने मेन मेन जो होता है एसेट लाइबिलिटी, ठीक है, कि अचानक से कंपनी का एसेट ने एक साल के अंदर गिर गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ रिस्क लिया होगा, नहीं तो एसेट लाइबिलिटी रेशियोज में इतना बड़ा चेंजेस इतना कम समय के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन एवरी ईयर कंपनी का बिजनेस में तो परफॉर्मेंस हो रहा है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके कंपनी का एसेट चेंज हो सकता है, लाइबिलिटी चेंज हो सकता है, तो उसमें रेशियोज में बदलाव आ सकता है, तो उस बदलाव को कैप में लिखा जाता है, ठीक है। इन लोगों को बहुत देर से पूछा नहीं, बोलो सर। अभिजीत, दर्श, नील, जी सर। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, इसका ओनरशिप किसका, ओनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू कीप safe custody lies with the auditor. Ownership and responsibilities to keep safe custody lies with the auditor. Next, working papers must be preserved मिनिमम 7 साल एटलीस्ट तो रखना ही पड़ता है, इसमें कुछ अपडेट है तो मैं आगे बता दूंगा। पहले 10 साल था, फिर 7 साल हुआ था, इसको अभी 7 साल के बाद रिसेंट कोई अमेंडमेंट होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। वर्किंग पेपर मस्ट बी प्रिजर्व फॉर मिनिमम 7 साल, पहले कभी एक जमाने में 10 साल भी हुआ करता, ठीक है, वो लिखने का जरूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल का जवाब, डिस्क्लोजर माने ये जो आप इतना सारा पेपर बना रहे हो ऑडिटर के हिसाब से, वर्किंग पेपर जो आप रेडी कर रहे हो, भाई किसको दिखाओ,
डिस्क्लोज किसको कर सकते हो, या राइट किसके पास है आपका? सर अगर आपका क्लाइंट आपसे मांगता है कि भाई वर्किंग जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया हमें दो, या अदर ऑडिटर मांगता है आपका डॉक्यूमेंटेशन हम थोड़ा देखना चाहते हैं, तो क्या आप दोगे? सर ये ऑप्शनल, दे भी सकते हो ना भी दे सकते। सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आपसे ऑडिट पेपर मांग रहा है कि भाई आपने जो भी वर्किंग पेपर रेडी किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, दिखाओ। जैसे मानो ये रिसेंट केस में, बाइजूस के केस में, डेलॉयट काम कर रहा था, बीच में छोड़ के भागा, तो आईसीआई ने मांगा होगा, फिर जाके अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब पेटीएम का भी कुछ ना कुछ ऐसा ही केस होगा। अब देखो, तो आईसीआई अगर पेपर डॉक्यूमेंटेशन मांगता है तो कंपलसरी। अगर बाकी लोग मांगा डिसअलाउड। क्यों? बाकी बाकी लोग अगर डिसअलाउड, डिसअलाउड बिकॉज इट विल लीक कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑडिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है ना। और आप एज एन ऑडिटर अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं कर सकते, चाहे देश के ऊपर भी बात आ जाए, क्लाइंट सर्वोपरि। हाँ हाँ हाँ। नहीं पता है तो सही कह रहा है। ओहो सर आप ना, सर मेरे को क्वेश्चन किया गोपाल ने, सवाल अच्छा है बट मैं जवाब भी देता हूँ सर, कि ऑडिटर अपने क्लाइंट का डेटा किसी को लीक नहीं करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसकी गलती को भी हाँ बोलोगे, उसका गलती को भी तुम गलत बोलोगे, माने सही बोलोगे। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है ट्रू एंड फेयर व्यू को उजागर करना। तुम कंपनी का रिपोर्ट ऑडिट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, चेक करके जैसे मानो एक टीचर, एक टीचर अपने स्टूडेंट का कॉपी चेक कर रहा है, जैसे आप लोग एग्जाम दोगे, एग्जामिनर चेक करेगा, तो उसमें वो चेक करके आप अगर फेल करते हो क्या आपको पास करा देंगे? तो फिर ऑडिटर एक फेलियर को कैसे पास करा सकता है? ये तो नहीं कर सकता ना। ऑब्वियस मैटर है कि ऑडिटर अपना रिपोर्ट सबमिट करने का एक जगह होता है, जैसे वो गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, इंस्टीट्यूट को, ठीक है। इनके अलावा वो बाहर वाले को क्यों देगा? कोई और, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन क्यों देगा? इंस्टीट्यूट मांगेगा तो देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एमसीए वगैरह मांगेगा तो देना पड़ेगा, थ्रू आईसीआई जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आईसीआई को बोलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स का एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का एक्ट, सब एमसीए कंट्रोल करता है। तो एमसीए उनको बोलेगा, फिर वो ऑडिटर को बोलेगा, फिर ऑडिटर अपना सारा डेटा उनको देगा, फिर वो सरकार की डायरेक्ट मिनिस्ट्री को देगा। लेकिन राह चलते किसी को भी कैसे दे सकते? चेंबर ऑफ कॉमर्स को ही क्यों बोलेगा? है ना। तो गलत हो रहा है ये देख के चुप रहना, और तुम रिपोर्ट तो कम से कम बनाओ ठीक से, चेक तो करो। पेशेंट जिंदा है फिर लिख रहे हो मुर्दा है, या पेशेंट मुर्दा है लिख रहे हो जिंदा है, ये तो सही नहीं है ना।
मैनेजमेंट में डिस्क्रिपेंसीज दिख रहा है, फिर भी आप लिख रहे हो नहीं सब ठीक है। फाइनेंशियल में बैलेंस शीट दिख रहा है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में, फिर भी आप लिख रहे हो कि सब ठीक है। ये तो आप नहीं कर सकते ना, ये तो आपका जिम्मेदारी नहीं है। आपका मेन प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इज नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर बट टू कमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये आप लोगों के काम के पहले ही नहीं ये चीज लिखा गया। बात समझ में आया? इस क्लाइंट का इंफॉर्मेशन दुनिया को लीक नहीं करना है, बट जहां बताना है वहां बताना पड़ेगा। और रिपोर्ट में क्लियरली बताओ भाई, रिपोर्ट देके डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्ट, जो भी सिचुएशन होता है उसके थ्रू से बताओ कि भाई यहाँ पर गड़बड़ है। क्लियर? ठीक है, थोड़ा अलग लेवल का रोल प्ले करता है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहो तो ये स्कैम का डिटेल्स पढ़ सकते हो, आगे आगे और भी ऑडिट रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगा, आप उसे भी पढ़ सकते हो। जो मैं आपको लिखा रहा था इतना तक मैंने आपको लिखाया। नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को एक पॉइंट लिखाऊंगा, अभी लिख के रखता हूँ, अगर बाई चांस भूल जाऊंगा तो आप मुझे याद दिलाना। नेक्स्ट दिन मैं आपको ऑडिट एविडेंस लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा? ठीक है, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट, ठीक है, ये लिखाऊंगा। फिर आपको, ठीक है, ऑडिट एविडेंस ही बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि ऑडिट एविडेंस कैसे जुगाड़ करना होता है, इसमें लंबा चौड़ा बातचीत करना है। फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, बहुत कुछ है, पहले इसको लिखाऊंगा। तो मेनली आज का मेरा मेन फोकस था कि आपको ऑडिट प्लानिंग के बारे में थोड़ा आइडिया दे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सिंपल तरीके से चर्चा करें, और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएं कि जो कि ऑडिट प्लानिंग से पहले होता है। डॉक्यूमेंटेशन पहले होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेसिकली ऑडिट करते करते डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर नेक्स्ट ऑडिट में वही डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कशंस, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में ये सब भी डिस्कस करें, ठीक है, कि प्लानिंग में क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन मैं जितना आपको लिखाया इतना आप घर पे जरूर अच्छे से पढ़ो। ये देखो यहाँ पर ना, স্যার বলছি অডিটটা কি এমসিকিউ টাইপের আসবে না থিওরিটিক্যালও আসবে? না তোদের সিএমএ তে এমসিকিউ টাইপও আছে, সিএ দের ক্ষেত্রেও এখন আসবে, সিএ তে আগে আসতো না বাট এখন আসবে। देखो क्या लिखता है, डिस्कस हाउ परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एज पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट असिस्ट ऑडिटर, एन ऑडिट असिस्ट ऑडिटर discuss how an engagement partner ensures that firm complies with relevant ethical requirements including independence in relation to client, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन का जवाब, how an engagement partner ensures that firm complies with relevant ethical requirements including independence in relation to client। ये बेसिकली क्या करने बोला था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, 2 नंबर वाला। इसका आंसर अलग पॉइंट, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस के बारे में बोला। इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि एक ऑडिटर इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट बनाए, ठीक है, किसी के कहने पे नहीं करे। ऑडिटर को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसी बात को इस चैप्टर के अंदर ये इंडिपेंडेंस पॉइंट के अंदर लिखा है, उसी इंडिपेंडेंस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ये रेफर टू पॉइंट ऑन इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। चलो ये नेक्स्ट दिन मैं बताऊंगा, फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि अगर इंडिपेंडेंस मुझे अभी एक बार मिल जाएगा। वैसे इंडिपेंडेंस के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव में लिखा के रखा, डॉक्यूमेंटेशन से अभी लिखा है ना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, और आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लिखा है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ प्लानिंग,
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दिन बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन बताते हैं इसके बारे में। ये सब क्वेश्चन आंसर के बारे में नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे, तो एक आइडिया होगा आप लोगों को कि सर आप लोग किस तरह का रेडी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, ऑडिट पूरा एकदम समझ के लिखने वाला पेपर, सिर्फ रट्टा लगाओगे पूरा फंस जाओगे। कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि क्या केस में क्या करना चाहिए, क्या केस में क्या करना चाहिए, अगर प्रॉपरली नहीं जानोगे तो फिर आप कभी नहीं बना पाओगे। वो भी समझ के, कुछ भी भरोगे तो फिर आपको भर देगा। समझ रहे सर? ऑडिट में बहुत स्टूडेंट झमेला में पड़ता है, स्पेशली सीए लेवल में। क्यों? क्योंकि वो बिना समझ के कुछ भी लिख के आता है और पूरा काट के खत्म कर देता है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना, समझ के थ्योरेटिकल चीज समझ के पढ़ना नहीं चाहता, और उसको लगता है चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के चले जाते हैं। और मानो जो जो भी क्वेश्चन दिया है, आप वो सोच रहे क्या लिखना तो है, तो लिखते हैं, और लिखने के नाम पे वो कुछ भी लिख के आ जाते हैं उल्टी करने की तरह। अरे ऐसे करने से थोड़ी होता है, टू दी पॉइंट जवाब देना होगा और रिलीवेंसी के साथ। इररिलेवेंट बात लिखोगे, मैंने मेरे दिमाग में गंदा वर्ड चल रहा है, मैं बोलूंगा नहीं ठीक है, इररिलेवेंट चीजें लिखोगे तो पूरा काट दो। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना, एमसीक्यू टाइप्स भी और ये सब केस स्टडीज टाइप भी, तो आपको और आइडिया धीरे धीरे मिलता है। जैसे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आंसर लिखाया, ठीक है, आज तो सिर्फ पॉइंट लिखाया, नेक्स्ट दिन बाकी और लिख। ठीक है, ओके, चलो फिर आज इतना ही है। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।